बड़ी खबर आ रही है अफगानिस्तान से जुड़ी हुई। अफगानिस्तान के मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से 45 मिनट तक फोन पर बातचीत की है। अफगानिस्तान पर जिस तरह तालिबान का कब्जा है और देखा गया है कि रूस भी तालिबान के समर्थन में उतर आया है। और अब बड़ी खबर अफगानिस्तान से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जहां पर अफगानिस्तान के मसले पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से 45 मिनट तक की बात की है। नीरज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नीरज, आखिर बातचीत में क्या क्या वो मुद्दे रहे जिन पर ये बातचीत हुई है? देखिए, अभी तक जो जानकारी है, दोनों की 45 मिनट तक बातचीत हुई और इस बातचीत के दौरान 45 मिनट अगर दोनों राष्ट्रों के प्रमुख नेता बात करते और मोदी और पुतिन बात करते तो आप समझ सकते हैं कि अफगानिस्तान के तमाम मसलों पे दोनों नेताओं की बातचीत हुई है, क्योंकि आने वाले वक्त में और मौजूदा वक्त में तालिबान ही अफगानिस्तान की सच्चाई है और रूस का रवैया जो है थोड़ा सॉफ्ट रहा है तालिबान के प्रति। तो ऐसे में भारत जरूर चाहेगा कि तालिबान की वजह से भारत के हितों को नुकसान न हो और उस मसले पर भी दोनों की बातचीत हुई होगी, ये जो अब तक जानकारी छन के आ रही है। और दूसरी अहम बात, इवैक्यूएशन एक मसला है महत्वपूर्ण, भारतीय लोग वहां अभी भी फंसे हुए हैं, तो इवैक्यूएशन के मसले पर भी जरूर दोनों नेताओं की बातचीत हुई है। और इसके अलावा तालिबान, क्योंकि आपको याद होगा जब पूर्वी 89-90 के बाद जब तालिबान सक्रिय हुआ था, उसके बाद भारत में आतंकवाद की घटनाएं बढ़ी थी और जब तालिबान अपने उफान पे था 2001 तक, तो भी आपको याद है कंधार का एक मामला हुआ था। तब तमाम मसलों पे, इन सब तमाम पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति से बात की है और जो भारत के हित से जुड़े हुए हैं ज्यादा। और दोनों नेताओं ने इस बात, दोनों नेता, क्योंकि रूस का भी कहना है, देखिए रूस ने भी अब तक ये साफ कर दिया है कि वही तालिबान के मसले पर उसका रुख वही होगा जो संयुक्त राष्ट्र के देशों का होगा। तो रूस भी सॉफ्ट भले हो सकता है तालिबान के मसले पर, लेकिन कोई अलग राह नहीं पकड़ेगा बाकी दुनिया के देशों से अलग। ऐसे में भारत की तरफ से जो बातचीत हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन की जो बातचीत हुई है, उसमें तमाम चीजों का ख्याल रखा गया है कि भारतीय हितों को कोई नुकसान न हो, क्योंकि तालिबान के इतिहास को हम सब जानते हैं कि क्या है। जी बिल्कुल। और 45 मिनट तक दोनों नेताओं के बीच में बातचीत हुई है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय मसलों पर बात की है व्लादिमीर पुतिन से। पंजाब कांग्रेस से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। न्यूज 18 के चमन पलानिया की रिपोर्ट है कि राज्य के कैबिनेट मंत्री तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा के घर पर कैप्टन अमरिंदर सिंह के विरोधी खेमे की बैठक हुई है। इस बैठक में 32 मंत्री और विधायक शामिल हुए। खबर है कि इस बैठक में मंत्रियों और विधायकों ने मुख्यमंत्री पर सवाल उठाए और ये आरोप लगाया कि वो पंजाब के मुद्दों का समाधान नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो कांग्रेस आलाकमान से मिलने के लिए अब दिल्ली आ रहे हैं। सबकी राय ये थे कुछ अब सीएम साहब को रिप्लेस होना चाहिए, नहीं तो कांग्रेस नहीं बचेगी। जो नंबर छोड़ो, जब दिल्ली पहुंचेगा आपको पता चल जाएगा, जहाँ हाईकमांड इधर आएगा तब पता चलेगा। हाँ, आज ही निकलेंगे। अच्छा बाजवा साहब, फिर सीएम फेस कौन है इसके बाद? ये हाईकमांड का फैसला होता है, मेरा नहीं। लेकिन ये सीएम कबूल नहीं आप लोगों को? तुझे हाईकमांड को बता दिया मैंने, बहुत कुछ कह दिया, ठीक है बात। हाईकमांड ने देखना है, छोटी डिमांड हल करने है, लेकिन ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ नहीं हो रहे, इस करके ਅਸੀਂ केंद्र सरकार ਨੂੰ मिलने जा रहे हैं। पंजाब कांग्रेस में हलचल इसलिए मची है क्योंकि 2 दिन पहले नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार प्यारेलाल गर्ग और मालविंदर सिंह माली ने जम्मू कश्मीर, अफगानिस्तान और 1984 के सिख दंगों पर विवादास्पद बयान दिया था, जिस पर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चिंता जताई थी और उनके अलावा कुछ दूसरे कांग्रेस नेताओं ने भी इस बयान पर सवाल उठाए थे। तो लगातार अब घमासान मचा हुआ है पंजाब कांग्रेस में। सलाहकारों के बयान को लेकर यह घमासान है, जहां पर कश्मीर पाकिस्तान पर विवादास्पद बयान दिया गया था सिद्धू के सलाहकारों द्वारा, जिसको लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी नाराजगी जताई थी और कई ऐसे पंजाब कांग्रेस के नेता थे जिन्होंने उनके सलाहकारों पर सवाल भी उठाए थे। हमारे देश में ऐसे लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है जो 2 बातें कह रहे हैं। एक तो जम्मू कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग होने के विषय में जिन्हें शक है। दूसरा जो है, जो लोग तालिबानी संस्कृति का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि वो मानवता के खिलाफ एक चुनौती है तालिबानिज्म। तो ऐसे लोगों का कांग्रेस में कोई स्थान नहीं है, वो कोई व्यक्ति हो। अब रहा एक पर्टिकुलर आदमी के विषय में जो बात कही जा रही है, मैंने उनके डिटेल मंगाए हैं, क्योंकि जो मुझे जानकारी मिली है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। एक जर्नल संदर्भ में कुछ बातें कही हैं, तो उसको ट्विस्ट किया गया। उनका कहना है कि मेरे बयान को
ट्विस्ट किया गया है, लेकिन मैं फिर भी जो है एसर्टेन कर रहा हूँ, उसकी जानकारी ले रहा हूँ, और ऐसे व्यक्ति चाहे कोई हो, उसका कांग्रेस में कोई स्थान नहीं। वहीं बयान पर विवाद बढ़ने के बाद सिद्धू के दोनों सलाहकारों मालविंदर सिंह माली और प्यारेलाल गर्ग मीडिया के सामने आए और दोनों ने ही इस मुद्दे पर अपनी बात रखी। पंजाब का एजेंडा मुद्दे क्या हों, वो मुद्दे हमने बोल दिए कि हमारे हिसाब से यह होना चाहिए, बाकी तो उनकी मर्जी है, उसकी सलाह मानते हैं नहीं मानते। जो मल्ली साहब का वो पोस्ट आया जिसकी उससे कोई बात नहीं हुई, क्योंकि माली साहब का जो पोस्ट है, माली साहब का अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में है, जो मैं बोलता हूँ वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में है। जी सर। जो ये बोलते हैं कि हमने वहाँ क्या किया, वो हम जिम्मेवार हैं उसके लिए। सिद्धू साहब का घर है, उससे पूछो, एजेंडा क्या है उनका, उनसे पूछो ना। आप कह रहे हैं उनके एजेंडे के हिसाब से चल रहे हैं। पूछो, सिद्धू साहब है वहाँ। मैं देखो, जो मैं कहना मेरे सोशल मीडिया ते कहा होया ओही फाइनल आ। वहीं पंजाब कांग्रेस में मचे इस घमासान पर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने क्या कहा है, इसे भी सुन लीजिए। नवजोत सिंह सिद्धू जो कि पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके दो सलाहकारों ने ऐसे मुद्दे पे बयान दिया जिस पर पूरा देश एक तरफ होता है और उन दोनों के बयान एक अलग ही हैं। तो पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले ऐसे बयानों से कांग्रेस पार्टी को थोड़ी मुश्किल नहीं होगी? देखिए, जो परिस्थितियां हैं वो सिर्फ चुनाव या राजनीति से जुड़ी हुई नहीं है। अफ़गानिस्तान में तालिबान के जीत के बाद जो इस पूरे क्षेत्र में परिस्थितियां हैं वो बहुत ही संवेदनशील बनी हुई है। 1979 में 1989 में जब पूर्वी यूरोप में कलैप्स हुआ था, जब बर्लिन वॉल गिरी थी और ईस्ट यूरोप के जो मुल्क थे उनमें आज़ादी की लहर चली थी, तो उसका एक बहुत नकारात्मक प्रभाव उस समय जम्मू कश्मीर पे भी पड़ा था। और आज जब तालिबान की जीत हुई है अफ़गानिस्तान में, तो इससे एक बहुत बड़ा जिसको और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है जहां पर नारायण राणे को हिरासत में ले लिया गया है। उद्धव पर विवादास्पद बयान का ये पूरा मामला है। न्यूज़ 18 के अभिषेक पांडे की खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर अब नारायण राणे को हिरासत में ले लिया है। इससे पहले एक टीम भेजी गई थी और अब उनको हिरासत में ले लिया गया है। जन आशीर्वाद यात्रा वो कर रहे थे। उद्धव पर विवादास्पद आपत्तिजनक टिप्पणी का उन पर आरोप लगा था। न्यूज़ 18 के अभिषेक पांडे की खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इससे पहले हमने तस्वीरें भी दिखाई थी कि किस तरह नारायण राणे को लेकर शिवसेना के जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, उनमें नाराजगी है और एक आक्रामक रवैया, उन्होंने वहां पर आक्रामक रवैया अपनाया और नारायण राणे को हिरासत में लिया गया है। अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, आखिर कहां से इनको हिरासत में लिया गया है नारायण राणे को? शिवानी, फिलहाल नारायण राणे को हिरासत में पुलिस ने ले लिया है और वहां पर कागजी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। ये रत्नागिरी से उन्हें हिरासत में लिया गया है, जहां पर जन आशीर्वाद यात्रा चल रही थी। वहां पर जैसे ही रत्नागिरी में एक याचिका खारिज हुई वहां पर कोर्ट में, उसके बाद तुरंत रत्नागिरी पुलिस के अधीक्षक यानी एसपी वहां पहुंचे हैं और उन्हें हिरासत में लिया है। उन कागजी कार्रवाई की जा रही है और उसके बाद हो सकता है नारायण राणे को पहले अगर उन्हें गिरफ्तारी दिखाई जाती है तो तुरंत रत्नागिरी कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाए और वहां से उन्हें नासिक ले जाया जाए। लेकिन फिलहाल उन्हें हिरासत में ले लिया गया है और उन्हें अंदर एक कमरे में बिठा करके कागजी कार्रवाई की जा रही है, जिसके बाद वहां से नारायण राणे को फिर कोर्ट के लिए पुलिस लेकर जाएगी। लेकिन खबर ये है कि नारायण राणे को फिलहाल पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और कागजी कार्रवाई शुरू है वहां पर। उसके बाद यहाँ से पुलिस उन्हें कोर्ट के लिए लेके जाएगी। लेकिन अब देखना ये होगा कि अगर नारायण राणे को नासिक की तरफ लेके पुलिस मूव होती है तो किस तरीके से मूव होगी, क्योंकि नारायण राणे के समर्थक काफी ज्यादा संख्या में वहां पर हैं और 200 से 250 गाड़ियां उनकी यात्रा में चल रही थी। तो क्या वहां से समर्थकों का काफिला नारायण राणे के हिरासत में लिए जाने के बाद उसके साथ मूव होगा या फिर प्रवीण दरेकर की अगुवाई में जो यात्रा कंटिन्यू करने का बीजेपी ने ऐलान किया है, क्योंकि प्रवीण दरेकर यहाँ मुंबई से निकल रहे हैं और वो सीधे रत्नागिरी से यात्रा कंटिन्यू करेंगे ताकि जन आशीर्वाद यात्रा को कंटिन्यू किया जाए। उसको वहां पर किस तरीके की सिचुएशन बनती है। लेकिन
फिलहाल रत्नागिरी से उन्हें हिरासत में ले लिया गया है और पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कुछ देर में पुलिस नारायण राणे को की अरेस्टिंग दिखाते हुए उन्हें कोर्ट की तरफ लेकर मूव करेगी। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम सुबह से हुआ है, उसके बाद एक रत्नागिरी कोर्ट में याचिका गई थी, वहां पर कोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद फिलहाल उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। दूसरी तरफ एक बड़ी अपडेट ये है कि नारायण राणे के वकील पहुंचे हैं, वो मुंबई हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए, ताकि इस दौरान जब तक कागजी कार्रवाई चल रही है तब तक अगर मुंबई हाई कोर्ट से कोई उन्हें अग्रिम जमानत याचिका मंजूर हो जाती है तो नारायण राणे को वहीं पर छोड़ना पड़ेगा। इसलिए कोर्ट मुंबई हाई कोर्ट उनके लॉयर मुंबई हाई कोर्ट भी मूव कर चुके हैं ताकि वहां पर जल्दी से जल्दी इस पर कुछ निर्णय लिया जा सके। नारायण राणे की जैसा कि उनका ये कहना था कि उनकी जो जन आशीर्वाद यात्रा है उसको काफी समर्थन मिल रहा है और बीजेपी ने कहा है कि आगे भी उसको जारी रखा जाएगा, लेकिन क्योंकि नारायण राणे अब नामौजूद रहेंगे उस यात्रा में, तो क्या इसका असर भी देखने को मिल सकता है? बिल्कुल उसका असर अब ये देखने को मिलेगा, क्योंकि एट अ टाइम 2 यात्राएं शुरू हो जाएंगी, क्योंकि नारायण राणे की हिरासत में लिए जाने के बाद नारायण राणे के समर्थक और साथ ही साथ जैसा कि बीजेपी ने ऐलान किया है कि उनके वक्तव्य के साथ भले ही बीजेपी नहीं खड़ी है लेकिन नारायण राणे के साथ खड़ी है, तो ऐसे में बीजेपी के अलग अलग जगहों के जो जिलाध्यक्ष हैं या बीजेपी के कार्यकर्ता वो नारायण राणे के साथ नासिक की तरफ रवाना होंगे उनके काम जब पुलिस की गाड़ी के पीछे पीछे। दूसरी तरफ उस यात्रा को कंटिन्यू किया जाएगा। इसलिए महाराष्ट्र में खासकर ऐसे समय में जब ये पूरा सियासी ड्रामा आज सुबह से शुरू हुआ है, उसके बाद कहीं ना कहीं और यहाँ पर अब क्योंकि हिरासत में उनको ले लिया गया है और अग्रिम जमानत याचिका उनकी खारिज हो गई है, तो आगे अब क्या होगा? अब क्या विकल्प बचा है उनके पास? देखिए, नारायण राणे के पास अब आखिरी विकल्प बचा है कि तुरंत मुंबई हाई कोर्ट इस अग्रिम याचिका पर सुनवाई करे और सुनवाई करके तुरंत उन्हें उनकी जमानत याचिका मंजूर करें। लेकिन अभी समय इतना कम बचा है कि तुरंत मुंबई हाई कोर्ट इंटरटेन करती है उनकी याचिका को कि नहीं करती है, ये सवाल खड़ा है, क्योंकि अभी हिरासत में लिया गया है और रत्नागिरी में जहां पर उन्हें एक घर पर रखा गया है वहां पर कागजी कार्रवाई शुरू है। और ऐसे में अगर तब तक मुंबई हाई कोर्ट से किसी भी तरीके की राहत नहीं आती है तो निश्चित तौर पर पुलिस उन्हें अरेस्ट दिखाते हुए उन्हें कोर्ट में प्रोड्यूस करेगी। हालांकि मामला जितना गंभीर इसमें डाला गया है उससे ये लगता है कि पुलिस की कोशिश है कि इस पूरे विवाद का पटाक्षेप किया जाए। लेकिन जिस तरीके से सुबह से तस्वीरें आ रही हैं और उन्हें संगमेश्वर रत्नागिरी में एक जगह है वहां पर उन्हें रखा गया है नारायण राणे को और वहां पर कागजी कार्रवाई शुरू है फिलहाल। और अभी भी घर के भीतर वहां पर रत्नागिरी की एसपी मौजूद हैं और सारे डॉक्यूमेंट साइन कराए जा रहे हैं। फिलहाल नारायण राणे की जो सिक्योरिटी है उसको घर के बाहर खड़ा किया गया है ताकि किसी भी तरीके से वहां पर भीड़ इकट्ठा ना हो और रत्नागिरी के एसपी वहां पर खुद मौजूद हैं ताकि इस पूरे कागजी कार्रवाई को जल्दी से जल्दी पूरा किया जा सके। लेकिन नारायण राणे के पास विकल्प अभी मुंबई हाई कोर्ट बचा है, लेकिन मुंबई हाई कोर्ट तुरंत इस पूरे अग्रिम जमानत याचिका पर तुरंत सुनवाई करनी चाहिए। और नारायण राणे को अभी खबर ये आ रही है कि मुंबई हाई कोर्ट ने याचिका तुरंत सुनने से मना कर दिया है। ऐसी खबर आ रही है कि मुंबई हाई कोर्ट ने याचिका तुरंत सुनने से मना कर दिया है, यानी नारायण राणे की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अभी फिलहाल मुंबई हाई कोर्ट ने कहा है कि इसको तुरंत इस याचिका को नहीं सुनाया जा सकता और ऐसे में नारायण राणे के लिए अब विकल्प बहुत कम बचा है। फिलहाल हाई कोर्ट ने इस याचिका को तुरंत सुनने से मना कर दिया है, यानी नारायण राणे की गिरफ्तारी करीब करीब अब तय है, क्योंकि रत्नागिरी कोर्ट से पहले उनकी याचिका खारिज की गई, उसके बाद उनके एडवोकेट्स पहुंचे हैं मुंबई हाई कोर्ट। लेकिन मुंबई हाई कोर्ट ने कहा कि नारायण राणे की याचिका को तुरंत नहीं सुना जा सकता, उसके लिए समय लगेगा। यानी एक तरफ हिरासत में उन्हें लिया गया है, दूसरी तरफ यहाँ पर याचिका हाईकोर्ट ने सुनने से मना कर दिया है, यानी नारायण राणे की गिरफ्तारी करीब करीब तय है। और ऐसे में अभिषेक, यानी कि बड़ी खबर है ये और नारायण राणे की अब यहाँ पर मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, जहाँ पर मुंबई हाईकोर्ट पहुंचे हुए थे नारायण राणे के वकील और अब कोर्ट ने तुरंत सुनवाई करने से मना कर दिया है, यानी कि अब गिरफ्तारी हो सकती है और जब तक सुनवाई नहीं होती, फैसला नहीं आता, तब तक नारायण राणे
पुलिस की हिरासत में ही रहेंगे। न्यूज 18 के अभिषेक पांडे की खबर है, बड़ी खबर, जहां पर नारायण राणे की मुश्किलें अब बढ़ती जा रही हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने तुरंत सुनवाई करने से मना कर दिया है और अब मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि दूसरी ओर बीजेपी नारायण राणे का चेहरा लेकर ही जन आशीर्वाद यात्रा भी कर रही है। और यहां पर क्योंकि अब उनको हिरासत में ले लिया गया है और मुंबई हाईकोर्ट का रुख किया था नारायण राणे के जो वकील हैं उन्होंने, लेकिन फिलहाल यहां पर कोर्ट ने तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। अभिषेक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, यानी कि अब मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं नारायण राणे के लिए। बिल्कुल मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्हें उम्मीद थी कि हाईकोर्ट इस याचिका को तुरंत सुनेगा और अग्रिम जमानत याचिका मंजूर करेगा, लेकिन हाईकोर्ट ने तुरंत किसी भी तरीके की याचिका सुनने से मना कर दिया है। यानी सीधे तौर पर यह है कि आज जो हिरासत में लिए गए हैं वहां पर गिरफ्तारी नारायण राणे की तय है। अभी जो अपडेट है कि वो जिस कमरे में है वहां पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। वहां पर रत्नागिरी पुलिस के लोग पहुंचे हैं ताकि उन्हें वहां से हिरासत में लेकर के अरेस्टिंग दिखाकर वहां निकाला जाए, क्योंकि पुलिस को पता है कि अगर बिना सुरक्षा के वहां से उन्हें बाहर निकाला जाता है तो निश्चित तौर पर कानून व्यवस्था के लिए खतरा पैदा हो सकता है और दिक्कतें बढ़ सकती हैं। इसलिए नारायण राणे को कुछ ही देर में जिस कमरे में है उस कमरे से बाहर निकालेगी पुलिस और इसके लिए रत्नागिरी पुलिस के लोगों को उस पूरे कमरे के चारों तरफ सुरक्षा तैनात करने के लिए बोला गया है। साथ ही नारायण राणे के जो गार्ड्स थे उनको फिलहाल साइड करने के लिए बोल दिया गया है। जो सिक्योरिटी थी उनके पास सेंट्रल की, उसको फिलहाल साइड कर दिया है और नारायण राणे की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं, क्योंकि हाईकोर्ट ने भी जिस तरीके से याचिका तुरंत सुनने से मना किया है, निश्चित तौर पर नारायण राणे के लिए एक बड़ी मुश्किल है, एक सेटबैक है, क्योंकि दो कोर्ट, खासकर पहली कोर्ट रत्नागिरी कोर्ट ने याचिका नामंजूर की, उसके बाद हाईकोर्ट पहुंचे, हाईकोर्ट में उन्होंने तुरंत सुनने से मना कर दिया। तो ऐसे में नारायण राणे की मुश्किलें बढ़ गई और उनकी गिरफ्तारी करीब तय है। फिलहाल उन्हें हिरासत में लेकर कागजी कार्रवाई पूरी हो चुकी है और कभी भी नारायण राणे को उनके घर वहां जहां पर उन्हें रखा गया है वहां से निकाला जा सकता है और उन्हें कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। अब देखना यह है कि क्या कानून व्यवस्था को देखते हुए उन्हें रत्नागिरी कोर्ट प्रोड्यूस किया जाएगा या सीधे उन्हें नासिक की तरफ लेके जाया जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। अगर नासिक की तरफ ले जाया जाता है तो जहां पर संगमेश्वर, जहां पर उन्हें हिरासत में लिया गया है, वहां से और नासिक की दूरी करीब 200 किलोमीटर के आसपास है और ऐसे में उन्हें अगर वहां से लाया जाता है तो किस तरीके से लाया जाता है। खबर यह है कि अब नारायण राणे को किसी भी समय निकाला जा सकता है उस कमरे से जहां पर नारायण राणे बैठे हुए हैं। वहां पर उन्होंने फिलहाल सारी कागजी कार्रवाई पूरी कर ली है और फिलहाल नारायण राणे को पुलिस वहां से निकालने की कोशिश कर रही है। अभिषेक, आपको रोकना चाहूंगी, यहाँ पर राम कदम बीजेपी नेता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर, अब हिरासत में ले लिया गया है नारायण राणे को, क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये खुले तौर पे महाराष्ट्र सरकार की गुंडागर्दी है, दादागिरी है। कानून की व्यवस्था के तहत किसी भी केंद्रीय मंत्री को इस प्रकार से उसकी गिरफ्तारी हो नहीं सकती। यह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो पवित्र संविधान दिया है उसके तहत ये नियम है। अब इन्हें नियमों का पालन नहीं करना, पूरी तरह से अपनी मनमानी करनी है, तो ऐसी मनमानी संविधान के विरोध में है, देश की कानून व्यवस्था के विरोध में है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। साथ में उद्धव सरकार कितनी डरपोक है ये भी लोगों के सामने आ गया कि एक जन आशीर्वाद यात्रा क्या निकली, पूरी तरह से इनकी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएगी। इस भय के कारण, डर के कारण सारी की सारी पुलिस की सेना रास्ते पे उतार दी गई। इसलिए उतारी, यात्रा को रोकने के लिए 50 से ज्यादा एफआईआर दर्ज किए गए। क्या कारण था? इस प्रकार से वे हमारा मनोबल घटा नहीं सकते। यात्रा और तेजी से और ताकत से और समर्थता के साथ आगे बढ़ेगी। हम रुकेंगे नहीं। अब महाराष्ट्र की जनता देख रही है कि जिस कोकण ने शिवसेना को भर के आशीर्वाद दिया, उस कोकण के साथ इस महाराष्ट्र की सरकार ने, उद्धव सेना ने कैसा गलत बर्ताव किया, किस प्रकार का उनका रवैया रहा है, ये भी कोकण की जनता ने देखा, महाराष्ट्र की जनता ने देखा। पूरी तरह से डर के कारण, भय के कारण ये कदम उठाया है। इससे उनकी बौखलाहट देश के सामने आती है। जी, और आनंद दुबे शिवसेना नेता वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद जी, आप किस तरह से देखते हैं? आप हिरासत में ले लिया गया और नारायण राणे की तरफ से कहा गया था कि उनकी जो जन आशीर्वाद यात्रा है उसको खूब समर्थन मिल रहा था, इस वजह से परेशान है शिवसेना।
देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और आज डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर द्वारा लिखा हुआ संविधान हम सबको बहुत ही गर्व महसूस करवा रहा है की इस देश में यदि आप कोई भी गलत काम, कोई भी 5 मिनिटात मला 10 मिनिटात आम्ही त्यांना सांगितलं, सन्माननीय पोलीस महोदय, या ठिकाणी साहेबांचं अटक वॉरंट दाखवा. आमचं काही म्हणणं नाही, आमचं अटक वॉरंट दाखवा, आम्ही गाडीत बसून त्या ठिकाणी पोलीस स्टेशनला यायला तयार आहोत. आमचा काहीच प्रॉब्लेम नाही, पण कुठल्याही प्रकारचं अटक वॉरंट नाही. काहीतरी व्हॉट्सअपवर चित्र दाखवणार, हे असं आहे आणि माझ्यावर दबाव आहे, मला 5 मिनिटात सांगितलं अटक करायला. व्हॉट इज दिस? नेमका कुणाकडे कायद्याचं राज्य आहे, दबाव कुणाकडे नाही, दबाव कुणाकडे? तेच एसपीने मी विचारलं की मैंने एसपी साहब को पूछा आपके ऊपर किसका दबाव है? अरे कायदे का राज्य है, 5 मिनट में मुझे अटक करने को बोला है, 5 मिनट में मुझे. अरे आपको अटक करना ठीक है, लेकिन उसका कागज तो दिखाओ, अटक वारंट तो दिखाओ. अभी हमने उनको जो पेपर्स दिए हैं उसमें कोर्ट के इसमें भी लिखा है कि प्रोटोकॉल, यू हैव टू मेंटेन द प्रोटोकॉल. अगर आप अटक वारंट दिखाते थे है तो हम सब कार्यकर्ता आपके गाड़ी में बैठ के पुलिस स्टेशन आने को तैयार है. हे कायदे का राज है. त्यांच्याकडे अटक वॉरंट नाहीये, अटक वॉरंट नाही, त्यांनी तुमच्या समोर दाखव. जर का त्यांना स्थानबद्ध करण्याचा प्रयत्न काही सुरू आहे इथेच. येस, आम्ही त्यांना सांगितलं, अभि मी तुमच्या माध्यमातून सांगतो, आम्हाला नाही दाखवलं तरी चालेल, महाराष्ट्राला तर दाखवा की हे अटक वॉरंट आहे, या अटक वॉरंट मध्ये अमुक अमुक लिहिलं, आम्हीच गाडीत बसून आम्हीच जायला तयार आहोत. काही सांगत नाही, ते येतात. मी त्यांना प्रश्न विचारले, ते सगळेच बाहेर होते. 5 मिनिट में हमको बोला है, 5 मिनिट. अरे व्हॉट इज दिस 5 मिनिट? अरे जे बलात्कारी आहे, जे तिकडे वाटेल ते धंदे करतात, जे काय काय करतात बघा, आत्महत्या करायला प्रवृत्त करतात, ते अजूनही अटकेत जात नाहीत. आणि माननीय केंद्रीय मंत्र्यांना एसपीना सांगण्यात येते की 5 मिनिटात अटक करा. कुठल्याही प्रकारचं अटक वॉरंट नाही. माझं तुम्हाला सांगणं आहे, असेल आजही आपण सगळे दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, एसपी साहब भी इधर है, आप अटक वारंट दिखाओ, हम गाड़ी में जाके बैठने के लिए तैयार है भाई. आपको कुछ प्रॉब्लम ही नहीं ना. दबाव से सरकार नहीं, दबाव से कायदा नहीं बनता है, दबाव से सरकार नहीं चलती है. ये केंद्रीय मंत्री है, ऐसा नहीं होता है सर. यू हैव टू मेंटेन द प्रोटोकॉल. आपके सामने भी अगर दिखाए, आपके सामने नारायण राणे जी आपको अटक करने को बोला, आप गाड़ी में, हम गाड़ी में आपको पूरा कोऑपरेट करने के लिए थे, हमको प्रॉब्लम ही नहीं ना. अरे हम यहाँ की नासिक की अटक नहीं, मैं बोला ना, मैं अफगान के अटक तक जाने के लिए तैयार. हम लोग हायकोर्ट में, आम्ही हायकोर्टात गेलेलो आहोत, आम्ही अँटिसिपेटरीसाठी किंवा त्या गोष्टीसाठी आम्ही प्रयत्न करतो आहोत. आता आमचे प्रयत्न जे आहे, आता केंद्रीय मंत्र्याला सुद्धा त्या ठिकाणी अँटिसिपेटरी मिळेल की नाही मिळेल कळेल ना आपल्याला हायकोर्टात. आता त्याची वेळ होण्यासाठी त्याला उचला. अरे हे काही क्रिमिनल 302चे मर्डरचे आरोपी नाहीत भाऊ. तुम्ही कोर्टाला 302चे मर्डरचे आरोपीने पण हे सरकार त्या ठिकाणी कैद करत नाहीत, पकडत नाहीत. तुम्ही आणि ह्या ठिकाणी केंद्रीय मंत्री, कॅबिनेट मंत्रीला असा काय गुन्हा केलाय, काय गुन्हा केलाय की देशाच्या एकूण अस्मितेला त्या ठिकाणी मुख्यमंत्र्यांना त्याचा प्रोटोकॉल पाळला नाही, त्याच्यावर ते बोलले. आणि बोलले म्हणजे काय केलं असतं असं म्हणले असते. जे काय कायद्याने ते होऊ देत ना. माझं म्हणणं आहे, कायद्याचं राज्य आहे की हे गुंडांचं राज्य आहे. जर का अटक झाली तर भाजपची पुढची भूमिका काय असेल? बघा, आमची विनंती आहे, हा जो गोंधळ आहे हा सरकारने करू नये, कायदा आणि सुव्यवस्थेशी खेळू नये. आता अटक झाली, आम्ही तर सरळ सांगतोय, कागद दाखवा, आम्ही गाडीत येऊन बसायला, तुरुंगात जायला तयार, आम्हाला काय प्रॉब्लेमच नाही. आम्ही बोललो ते बोललो, आम्हाला मागे पण नाही घ्यायचं. आम्ही तुरुंगात, आम्ही खडी फोडायला, आम्हाला काय फाशी द्यायची ते द्या ना. आमचं काय म्हणणं आहे, आम्हाला फाशी द्या, आम्हाला काय प्रॉब्लेम नाही, पण कायद्याने तर द्या. म्हणजे कायदे का राज है, कायदे से दो ना बाबा. आप एसपी को बोल के बलजबरी उनको वो पुलिस बुला के उनको जबर, अरे व्हाट इज दिस जटर सर, ये सरकार है कि गुंडा राज है? अरे वो सेक्शन, मैं तो बोल रहा हूँ, मुझे छोड़ो, आपके सामने भी एसपी आके दिखावे कागज कि राणे साहब के नाम से अटक वारंट लिखा है. यहाँ के एसपी साहब है, यहाँ स्थानिक पुलिस स्टेशन का अटक वारंट कुछ तो होगा उनके पास. आप दिखाओ, हम गाड़ी में जाके बैठने के लिए तैयार है. हमारा कुछ प्रॉब्लेम ही नहीं है. अटक वॉरंट नसेल तर इथून पुढची यात्रा आता सुरू होईल. बघा, यात्रा होणार, आम्ही आमचे प्रयत्न चालू आहे. यात्रा होईल काय, पुढे मागे होईल, पण यात्रा होणार, लक्षात ठेवा. माझी तुम्हाला तुमच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातल्या जनतेपर्यंत एवढंच बोलायचंय की कायदे. और राम कदम जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, बीजेपी नेता हैं. राम कदम जी, अब हिरासत में ले लिया गया है और दूसरी ओर सुप्रीम को माफ कीजिएगा, हाईकोर्ट ने भी तुरंत सुनवाई करने से भी इनकार कर दिया है. देखिएगा, पूरी तरह से
संविधान की यहाँ पर उन शब्दों का प्रयोग मैं नहीं करना चाहता, तो संविधान को कहीं ना कहीं अपमानित करते हुए ये महाराष्ट्र की सरकार ने, वसूली सरकार ने एक कदम उठाया है। क्या गुनाह है, क्या अपराध है? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को देश की आजादी को कितने वर्ष पूरे हुए ये पता न होना, जो महाराष्ट्र का पहला नागरिक माना जाता है उसको ये पता न होना, क्या उन शहीदों का जिन्होंने शहादत दी, अपनी जान की कुर्बानी दी, उन शहीदों का ये अपमान नहीं है? ये कोई बालक को नहीं पूछा गया था कि देश की आजादी को कितने साल पूरे हुए? एक ऐसे व्यक्तित्व को पूछा गया कि जो व्यक्तित्व एक प्रांत की बागडोर संभाल रहा है, जब उसे ये बात पता नहीं, उसके बावजूद भी नारायण राणे साहब ने जो कहा उस पर चर्चा हो सकती है, उस पर मंथना हो सकती है, अलग अलग विचार मत प्रवाह हो सकते हैं। शब्दों का जवाब शब्दों से दीजिए। अपने कार्यकर्ताओं पर सड़कों पर उतार करके तुम सत्ता में बैठे हो, करके सत्ता के बिल्कुल राम कदम जी, और यहाँ पर आनंद दुबे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शिवसेना नेता। शब्दों का जवाब शब्दों से दीजिए, आनंद दुबे जी कहना है राम कदम जी का। मैं अपनी बात शुरू किया था, बीच में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस जी बिल्कुल बिल्कुल, आप अपना जवाब पूरा कर सकते हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और आज हमें गर्व है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी द्वारा लिखे गए संविधान पर कि इस भारत में कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, कितनी भी ताकत रखता हो, यदि वो कानून के खिलाफ जाएगा, वो अगर गैर कानूनी बयानबाजी करेगा या कोई ऐसा कदम उठाएगा। जी बिल्कुल आनंद दुबे जी, और प्रियंका चतुर्वेदी भी हमारे साथ जुड़ गई है, शिवसेना नेता। प्रियंका जी, आप किस तरह देखती हैं? अब यहाँ पर नारायण राणे का ये कहना था इससे पहले कि उनकी जन आशीर्वाद यात्रा में खूब समर्थन उनको मिल रहा है, इस वजह से शिवसेना परेशान है। मैं तो इस बात पे सिर्फ हंस ही सकती हूँ कि ऐसे इंसान को जो सबसे महाराष्ट्र के नालायक मुख्यमंत्री जाने जाते हो, श्री नारायण राणे, उनको जन आशीर्वाद मिल रहा हो तो उस पर हंसी आती है। जो खुद अपनी लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी ना जीत पाए और भारतीय जनता पार्टी की मेहरबानी से राज्यसभा में आए हों और मंत्री बने हों, क्यों मंत्री बने हैं पूरा देश जानता है और पूरा महाराष्ट्र जानता है, तो मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं देना चाहूंगी। जी बिल्कुल, और राम कदम जी भी हमारे साथ हैं, उनका ये कहना था कि आपने सड़कों पर अपने लोगों को उतार दिया, जहां पर क्यों नहीं उतारे मैडम जी? अगर हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री के ऊपर कोई चप्पल मारेगा तो आप लोग खुद टीवी एंकर जाकर जूते चप्पल चलाने लग जाएंगे। हालत ये हो गई है इस देश की। आप एक माननीय मुख्यमंत्री जो महाराष्ट्र में सबसे प्रिय हैं, सारे टॉप 10 चीफ मिनिस्टर्स में उनका नाम आता है, उनके बारे में आप इस तरीके की अभद्र भाषा का इस्तेमाल करेंगे, गैर संवैधानिक तौर तरीके का इस्तेमाल कर आप ये पूरा अपना काम करेंगे, तो बिल्कुल उसका रिएक्शन होगा और रिएक्शन भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल रिएक्शन होना चाहिए प्रियंका जी, लेकिन जिस तरह से जो वहां पर हंगामा हुआ, दोनों गुटों के जो खेमे थे, अलग अलग समर्थक वहां पर पहुंच गए थे और कई जो वहां पर सुरक्षा बल तैनात किए गए थे वो भी घायल हुए हैं उसमें। मैडम मैं वही बोल रही हूँ कि अगर ऐसी कोई शब्दों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए किया होता ना, आप टीवी एंकर्स हो, टीवी क्रू हो, टीवी चैनल के एडिटर्स हो, खुद ही वहां पे जाकर प्रदर्शन कर रहे होते जिन्होंने इस भाषा का इस्तेमाल किया है। तो ये प्रदर्शन डेमोक्रेसी का एक अभिन्न अंग है और डिसेंट एक अभिन्न अंग है, डेमोक्रेसी का हिस्सा है। तो अगर कोई कुछ बोलता है तो प्रोटेस्ट भी लाजमी है। बिल्कुल प्रदर्शन होना चाहिए, लेकिन शांतिपूर्ण रूप से भी ये प्रदर्शन हो सकता था, लेकिन वहां पर बॉटलों का और तो हाथ में हथियार लेकर भी वहां पर पहुंचे हुए थे। हाँ मैम, ऐसा है, आशीर्वाद प्रदर्शन होना चाहिए, पीसफुल होना चाहिए, ऐसे लोगों के सामने पीसफुल होना चाहिए जो खुद ही बदतमीजी से बात करे हो, जो कहता हो माँ का दूध पिया हो तो आओ मैदान में। आपको ये शब्द अच्छे लग रहे हैं सुनने में? मैं आप जान के ये बोल रही हूँ क्योंकि मुझे बोलते में शर्म आ रही है, पर इन शब्दों का इस्तेमाल होता है वो आप लोगों के लिए ठीक है। महिलाओं के बारे में बार बार माँ को खींच कर लाना ये आपके लिए ठीक है। एक बैठे हुए मुख्यमंत्री जो संवैधानिक पद पे बैठे हुए मुख्यमंत्री के लिए चप्पल जूते चलाने की बात करते हैं वो आपके लिए ठीक है। तो मुझसे सवाल करने से पहले उनसे सवाल पूछिए जो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जो गुंडागर्दी करते हैं महाराष्ट्र में आकर। जी बिल्कुल प्रियंका जी, और आपको बता दें कि यहाँ पर नारायण राणे की जमानत याचिका पहले तो रत्नागिरी में खारिज हुई थी और उसके बाद अब हाईकोर्ट ने भी तुरंत उस पर सुनवाई करने से मना कर दिया है। प्रियंका जी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्रियंका जी, क्या उद्धव ठाकरे से भी आपकी कोई बातचीत हुई है इस पूरे मसले पर?
हमारा संपर्क उनसे टूट गया है और ये तस्वीरें उस समय की हैं जब नारायण राणे के घर के बाहर प्रदर्शन हो रहा था। किस तरह से शिवसेना समर्थक जो थे वो आक्रामक रवैया उन्होंने अपना लिया था और वो वहां बाहर पहुंच गए थे और उनको नियंत्रित करने के लिए। वहीं दूसरी ओर नारायण राणे के जो समर्थक थे वो भी आपस में भिड़ गए और किस तरह वहां पर पुलिस फोर्स तैनात किया गया था और लाठीचार्ज भी करना पड़ा था। जो पुलिस बल वहां पर तैनात थे आप देख सकते हैं, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं। और अभिषेक हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अभिषेक, अब और क्या आगे होने वाला है, क्योंकि हलचल अब बहुत तेज हो गई है। नारायण राणे हिरासत में ले लिए गए हैं, लेकिन जो तस्वीरें इससे पहले कुछ देर पहले हमने वहां पर देखी थी, अगर वही तस्वीरें नारायण राणे कुछ लंबे समय तक अगर हिरासत में लिए जाएंगे तो हो सकता है उनके जो समर्थक हैं वो हंगामा आप खड़ा कर दें। बिल्कुल, अब जो खबर है वो ये है कि हिरासत में उन्हें पुलिस ने लिया है। संगमेश्वर में, रत्नागिरी के संगमेश्वर में हिरासत में लिया हुआ है। उनकी कागजी कार्रवाई हो रही है, लेकिन वहां पर यात्रा के प्रमुख और उस जगह के जिलाध्यक्ष ने इस हिरासत में लेने का विरोध किया है और कहा है कि अगर आपको गिरफ्तारी दिखानी है तो निश्चित तौर पर इसके पहले आपको गिरफ्तारी वारंट दिखाना होगा और बिना गिरफ्तारी वारंट के आप किसी भी तरीके से नारायण राणे को हिरासत में नहीं ले सकते, गिरफ्तार नहीं कर सकते। जबकि वहां पर पुलिस पहुंच चुकी है और पुलिस ने कागजी कार्रवाई शुरू कर दी है। संगमेश्वर के एक घर में जहां पर नारायण राणे हैं उनसे डॉक्यूमेंट साइन कराए जा रहे हैं और खबर ये है कि अभी जो खबर है डॉक्टर्स की टीम वहां पहुंची है, एम्बुलेंस के साथ डॉक्टर्स की टीम पहुंची है नारायण राणे की तबीयत को चेक करने के लिए कि क्या वो सही हैं, तबीयत किसी भी तरीके की कोई खराब तो नहीं है। क्योंकि अगर गिरफ्तारी पुलिस को दिखानी पड़ी तो निश्चित तौर पर पुलिस उसमें ये जरूर दिखाएगी कि गिरफ्तारी को लेकर के उस समय में, जिस समय गिरफ्तार हुए उस समय तबीयत ठीक थी। ये सारी प्रोसेस है। अभी गिरफ्तार नहीं किया गया है लेकिन हिरासत में उन्हें लिया गया है। फिलहाल उनकी चेकिंग शुरू है, उनकी तबीयत को चेक किया जा रहा है। एम्बुलेंस पहुंची है, डॉक्टर्स पहुंचे हैं और वहां पर यात्रा के प्रमुख जो है प्रमोद जठार, उन्होंने ये साफ तौर पर विरोध किया है कि जब तक गिरफ्तारी का वारंट हमको नहीं दिखाएंगे तब तक हम गिरफ्तार नहीं करने देंगे और ना ही हम यहाँ से जाएंगे। यानी साफ तौर पर कहीं न कहीं इस पूरे मामले में अब सियासी ड्रामा शुरू हो चुका है और बीजेपी ने कहा है कि जब तक कोर्ट का पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता या गिरफ्तारी वारंट लेकर नहीं आती है पुलिस, तब तक वो गिरफ्तार नहीं होंगे और ना ही इस पूरे मामले में वो गिरफ्तारी देंगे। प्रमोद जठार जो उस जगह के जिलाध्यक्ष हैं और इस पूरी जन आशीर्वाद यात्रा के प्रमुख हैं, उन्होंने विरोध किया है और कहा है कि पुलिस गलत कर रही है। बिना गिरफ्तारी वारंट के किसी भी तरीके से नारायण राणे को गिरफ्तार नहीं कर सकती। जबकि पुलिस ने डॉक्टर्स की टीम बुलाई है और वहाँ पर डॉक्टर्स की टीम पहुँच चुकी है जो नारायण राणे को कुछ की तबीयत और उनका स्वास्थ्य चेकअप कर रही है, ताकि अगर पुलिस को गिरफ्तारी दिखानी पड़ी तो निश्चित तौर पर गिरफ्तार करते समय उनकी तबीयत कैसी है ये भी उनको उस डॉक्यूमेंट के साथ ऐड करना होगा और आगे का प्रोसेस शुरू हो चुका है। शिवानी जी बिल्कुल। और वहीं नारायण राणे के समर्थक और कोंकण में जन आशीर्वाद यात्रा के आयोजक प्रमोद जठार ने दावा किया है कि पुलिस के पास अरेस्ट के लिए कागज नहीं है। मैंने एसपी साहब को पूछा आपके ऊपर किसका दबाव है? अरे कायदे का राज्य है, 5 मिनट में मुझे अटक करने को बोला है। 5 मिनट में मुझे, अरे आपको अटक करना ठीक है लेकिन उसका कागज तो दिखाओ, अटक वारंट तो दिखाओ। अभी हमने उनको जो पेपर्स दिए हैं उसमें कोर्ट के इसमें भी लिखा है कि प्रोटोकॉल, यू हैव टू मेंटेन द प्रोटोकॉल। अगर आप अटक वारंट दिखाते थे है तो हम सब कार्यकर्ता आपके गाड़ी में बैठ के पुलिस स्टेशन आने को तैयार है। और अभिषेक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अभिषेक, यहाँ पर वारंट दिखाने की बात की जा रही है, आखिर जो पुलिस है उसकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया आ रही है, क्यों नहीं वारंट दिखाया जा रहा है? पुलिस ने साफ तौर पर कहा है कि उन्हें गिरफ्तारी के लिए कहा गया है और खास करके जो तीनों एफआईआर का जिक्र किया गया है कि एक नासिक में पहली एफआईआर रजिस्टर हुई है, साइबर क्राइम के जरिए ये पूरी एफआईआर रजिस्टर हुई है। इसमें टेक्निकल बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको ध्यान में रखना होगा क्योंकि रत्नागिरी के बाहर जितनी एफआईआर रजिस्टर हुई है वो वहाँ पर एफआईआर रजिस्टर नहीं हो सकती क्योंकि ऑफेंस वहाँ नहीं हुआ है।
इसलिए ये कहीं ना कहीं इस पूरे एफआईआर को साइबर क्राइम के जरिए दर्ज किया गया है, ताकि उनके इसको कहीं पर भी दर्ज किया जा सके, इस तरीके की छूट मिल सके। और अब उन तीनों एफआईआर का जिक्र वहाँ के एसपी ने किया है, और एसपी ने करने के बाद नारायण राणे के साथ संगमेश्वर के एक घर में वहाँ पर डॉक्यूमेंट चेकिंग चल रहा है, और उनके डॉक्यूमेंट्स पर सिग्नेचर लिए जा रहे हैं हिरासत में लेकर के। दूसरी तरफ जो है वो डॉक्टर्स की टीम भी बुला ली गई है, ताकि नारायण राणे की तबीयत को चेक किया जा सके, उनके स्वास्थ्य की चेकिंग हो सके। और तीसरी तरफ इधर लगातार हाईकोर्ट का मूवमेंट शुरू है। तुरंत याचिका नकार देने के बाद भी, मना कर देने के बाद भी हाईकोर्ट के फिर एक बार खबर है 4:30 बजे नारायण राणे के वकील पूरे डॉक्यूमेंट के साथ फिर से हाई कोर्ट मूव करेंगे, और एक बार फिर याचिका तुरंत सुनने की डिमांड करेंगे। यानी साफ है कि कहीं ना कहीं राणे को ये लगता है कि तब तक अगर इस मामले को थोड़ा सा प्रोसेस को लंबा रखा जाए, तो अगर हाई कोर्ट में कहीं राहत मिलती है तो उन्हें तो उन्हें अरेस्टिंग नहीं दिखानी पड़ेगी पुलिस को, और नारायण राणे को अरेस्ट होने से बचाया जा सकता है। इसलिए वहाँ पर यात्रा के प्रमुख हैं, और उस जगह के जिलाध्यक्ष है प्रमोद जठार, उन्होंने विरोध किया है और कहा है कि जब तक गिरफ्तारी का वारंट आप नहीं दिखाते हैं तब तक हम गिरफ्तार नहीं होने देंगे। यानी कहीं न कहीं वहाँ रस्साकसी चल रही है। कोशिश ये है कि हिरासत को गिरफ्तारी में न तब्दील किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पर हिरासत में लिए गए हैं नारायण राणे, लेकिन कभी भी उनकी गिरफ्तारी